तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एनवायरनमेंट का पार्ट 2 वीडियो, जो आपके यूपी टेट के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जल का अणुसूत्र कितना होता है? तो जल का अणुसूत्र होता है H2O। भारी जल का अणुसूत्र कितना होता है? D2O। जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो ये होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है। ठीक है। जल का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर होता है? तो ये होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जो है जल का घनत्व अधिकतम होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। जल में उपस्थित कीटाणुओं को दूर करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो ये है ब्लीचिंग पाउडर और पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है। भारत का जल पुरुष यानी कि वाटरमैन किसे कहा जाता है? ये राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पानी पंचायत कहाँ प्रारंभ की गई थी? पानी पंचायत के बारे में बात हो रही है। ये पूरे महाराष्ट्र में प्रारंभ की गई थी। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को मनाया जाता है। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम जियोलाइट का अणुसूत्र कितना है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम जियोलाइट का, किसका? सोडियम जियोलाइट का अणुसूत्र कितना है? तो ये होता है Na2Al2Si2O8 इंटू XH2O। एक बार फिर रिपीट करते हैं, Na2Al2Si2O8 इंटू XH2O। इजराइल के मृत सागर में कितनी लवणता पाई जाती है? ये पाई जाती है 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता पाई जाती है। जल की आर्द्रता को मापा जाता है हाइग्रोमीटर में। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये होती है मासिनराम, मेघालय में होती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है गोरखपुर में होती है। ठीक है। तरुण भारत संघ कहाँ पर है? तो याद रखिएगा राजस्थान में कार्यरत है। तरुण भारत संघ के चेयरमैन कौन है? ये डॉक्टर राजेंद्र सिंह हैं। इन्हीं को वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। राजस्थान में प्रयोग होने वाली वर्षा संचयन की प्रारंभिक प्रणाली में एक पहाड़ी ढलान पर पत्थर का पुस्ता बांधा जाता था ताकि कृषि के लिए एक समतल खेत बनाया जा सके। इसे क्या कहते हैं? मेड़बंदी कहते हैं। पानी पंचायत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो इसको शुरू किया था बिलास राव सालुंखे ने शुरू किया था। सालुंखे ने शुरू किया था। एक बार फिर से, बिलास राव सालुंखे। अरावली की पहाड़ियों में सिंचाई की एक महत्वपूर्ण विधि कौन सी है? तो ये है साझा कुआं की है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राज्यीय जल विवादों से है? अनुच्छेद 262। अब यहाँ से साइंस के ये टॉपिक इम्पोर्टेंट स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। तो ये इम्पोर्टेंट है यूपी टेट के लिए। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है। शर्करा के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? एक होता है गन्ना और एक होता है चुकंदर। ये दोनों ही शर्करा के स्रोत होते हैं। स्टार्च के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? जो स्टार्च है वो आलू में पाया जाता है, चावल में पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है, जौ में पाया जाता है, मक्का, बाजरा और ज्वार। नॉन शुगर के उदाहरण कौन कौन से हैं? नॉन शुगर शुगर का मतलब होता है अशर्करा। ठीक है। तो नॉन शुगर के जो एग्जाम्पल हैं वो स्टार्च हो गया और सेलुलोज हो गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्टार्च और सेलुलोज ये दोनों ही अशर्करा नॉन शुगर के उदाहरण हैं। द्राक्ष शर्करा जिसे ग्रेप शुगर के नाम से भी जाना जाता है। तो ग्लूकोज को जो है ग्रेप शुगर के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है। शहद में क्या पाया जाता है? ऑप्शन में ग्लूकोज भी होगा, फैक्ट्रोज भी होगा। तो याद रखिएगा शहद में फैक्ट्रोज पाया जाता है। इनवर्ट शर्करा किसे कहते हैं?
वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वर्ट शर्करा क्या है, इन्वर्ट शुगर क्या है? तो ग्लूकोज और फैक्टोज के समअणुक मिश्रण को इन्वर्ट शर्करा कहते हैं। इन्वर्ट शर्करा किससे प्राप्त किया जाता है? तो याद रखिएगा सुक्रोज, सुक्रोज के जल अपघटन से इन्वर्ट शर्करा प्राप्त की जाती है। पहली बात तो ये याद रखिए, ग्लूकोज और फैक्टोज के सम अणुक मिक्सचर जो प्राप्त होता है उसे ही हम इन्वर्ट शुगर कहते हैं। और सुक्रोज का जब जल अपघटन किया जाता है तो इन्वर्ट शर्करा प्राप्त होती है। अपचाई शुगर क्या है? तो माल्टोज और लैक्टोज को अपचाई शुगर भी कहते हैं, ठीक है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर मीन्स अनअपचाई, अनअपचाई होता है सुक्रोज, सुक्रोज का फार्मूला होता है C12H22O11, ठीक है। ये होता है सुक्रोज का फार्मूला, ठीक है, चीनी भी कह सकते हैं आप इसको। तो याद रखिएगा ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है सुक्रोज, और अपचाई शुगर है माल्टोज और लैक्टोज, हम पहले देख चुके हैं। टेबल शर्करा, टेबल शुगर के नाम से किसे जाना जाता है? सुक्रोज और चीनी को टेबल शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। ग्लूकोज, ग्लूकोज किसके रूप में यकृत में संचित रहता है? यकृत मतलब लीवर में, लीवर कहते हैं यकृत को, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में संचित रहता है। कृत्रिम चीनी की संज्ञा दी गई है, कृत्रिम चीनी किसे कहा जाता है? आर्टिफिशियल स्वीटेनर किसे कहा जाता है? ये सैक्रीन को कहा जाता है, सैक्रीन को कृत्रिम चीनी कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला पॉलीसेकेराइड कौन सा है? सेलुलोज। आपको बता दें कि जो पौधों की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो सेलुलोज की ही बनी होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट की, जो विटामिन की कमी से होने वाला रोग एवं उसके सोर्स समझने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे विटामिन ए की। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल होता है। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग देख लेते हैं, रतौंधी और संक्रमण को खतरा और जीरोथैलेमिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? वो विटामिन ए की कमी से होता है। जीरोथैलेमिया किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। स्रोत कौन कौन से हैं? अगर आप दूध का सेवन करेंगे, अंडा का सेवन करेंगे, पनीर का करेंगे, हरी साग सब्जी, मछली का तेल का सेवन करेंगे तो इससे क्या होगा? आपको विटामिन ए की कमी नहीं होगी, ठीक है। अब आ जाता है विटामिन बी 1। तो विटामिन बी 1 लाइन से पहले रासायनिक नाम एक बार देख लेते हैं। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम होता है नियोसिन या निकोटिनेमाइड। विटामिन बी 5 का रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम होता है बायोटिन। विटामिन बी 9 का नाम होता है फॉलिक अम्ल। और विटामिन बी 12 का होता है साइनोकोबालामिन, ठीक है। अब इनसे थोड़ा रोग समझ लेते हैं। तो विटामिन बी 1 की कमी से होता है बेरी रोग होता है। विटामिन बी 2 की कमी से होता क्या है? त्वचा फट जाती है, आँखें लाल हो जाती हैं, और जीहा का फटना ये विटामिन बी 2 की कमी से होता है। विटामिन बी 3 जिसका वैज्ञानिक नाम जिसका हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो कमी से जो रोग होता है वो होता है पेलाग्रा रोग हो जाता है। पेलाग्रा रोग बेसिकली होता क्या है? इसमें जो आपकी स्किन होती है उसमें दाग जैसी चीज़ें पड़ जाती हैं, और इसको 4D सिंड्रोम भी कहा जाता है, ठीक है। विटामिन बी 5 का रासायनिक नाम है पेंटोथोनिक अम्ल। क्या नाम है? पेंटोथोनिक अम्ल नाम है। इसकी वजह से बाल सफ़ेद हो जाते हैं, मंदबुद्धि, और लोग इससे मंदबुद्धि भी हो जाते हैं विटामिन बी 5 से। यानी कि जो लोग मंदबुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, जिनमें डिसीजन लेने की क्षमता कम से कम होती है, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो लोग मंदबुद्धि होते हैं उनमें विटामिन बी 5 की कमी पाई जाती है, ठीक है। अब विटामिन बी 6 की बात कर लेते हैं। विटामिन बी 6 का नाम पायरिडॉक्सिन होता है। और विटामिन बी 6 की जो कमी से जो रोग होता है वो एनीमिया हो जाता है और त्वचा रोग हो जाता है। विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम बायोटिन होता है। इसकी कमी से शरीर में लकवा मर जाता है, शरीर में दर्द रहता है, और जिनको बाल गिरने की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है ना, उसमें आप ये समझ सकते हैं कि उनमें बायोटिन की कमी होती है, ठीक है। विटामिन बी 9 का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल होता है। इसी कमी से एनीमिया और पेचिश रोग हो जाता है।
विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। इसकी कमी से भी एनीमिया रोग हो जाता है। पांडु रोग, हाँ एक एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पांडु रोग किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन B12 की कमी से पांडु रोग हो जाता है। इसकी अगर ये कमी है तो एनीमिया हो जाता है। तो इसके लिए आप मांस, कलेजी और दूध का यूज कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड, और इसकी वजह से स्कर्वी हो जाता है, मसूड़े फूलने लगते हैं। तो जितनी भी खट्टी चीज़ें होंगी जैसे नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज, इन सभी में विटामिन सी पाई जाएगी। विटामिन डी की बात कर लेते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। तो इससे दो रोग हो जाते हैं, एक होता है रिकेट्स, एक होता है ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स रोग बच्चों में होता है और ऑस्टियोमलेशिया रोग वयस्क में हो जाता है। इसकी कमी को दूर करने के लिए मछली का तेल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मछली का तेल हो गया, यकृत, दूध और अंडे। यकृत यकृत लिखने का मतलब यकृत में विटामिन डी बन जाता है, ठीक है। अगली जगह देख लेते हैं विटामिन ई की जगह कहानी देख लेते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। अगर किसी व्यक्ति को विटामिन ई की कमी हो जाती है तो उसकी जो जनन शक्ति है वो कमज़ोर हो जाती है। इसके लिए पत्ती वाली सब्जियां खानी चाहिए, दूध पीना चाहिए, मक्खन और अंकुरित गेहूं खाना चाहिए, वनस्पति तेल खाना चाहिए, ठीक है। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन होता है। इससे रक्त का थक्का, अगर इस विटामिन की कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं जब बन पाता है। इसके लिए अंडे, यकृत और टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां वगैरह यूज करनी चाहिए, ठीक है। महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ तथा उनके प्रकार्य, तो देख लेते हैं दैनिक जीवन में हमारी बॉडी को कितना चाहिए होता है सोडियम। तो याद रखिएगा, सोडियम जो हमें चाहिए होता है सोडियम क्लोराइड के रूप में, ये हमें 2 से 5 ग्राम चाहिए होता है। ये हमारी दैनिक मात्रा है। इसके लिए स्रोत कौन कौन से? साधारण नमक आप यूज कर सकते हैं, मछली, मांस, अंडे और दूध ये आप यूज कर सकते हैं। पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम हमारी बॉडी को 1 ग्राम की ज़रूरत होती है, और कैल्शियम की लगभग 1.2 ग्राम की ज़रूरत होती है। कैल्शियम को पता है, दूध, पनीर, अंडे, चना और साबुत अन्न में भी कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है। और पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम जो है लगभग सभी खाद्य पदार्थों में होता है, ठीक है। चलिए इतना इंपॉर्टेंट था, इसके अलावा इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। देखिए जो यूपी टेट में कुछ क्वेश्चन पूछे गए वो ज़रा देख लेते हैं। प्रोटीन का मुख्य स्रोत कौन कौन सा है? तो सोयाबीन है, दाल है, मछली है, मटर है, अंडा, सेम, पनीर है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? क्वासी ओरकर। याद रखिएगा, प्रोटीन की कमी से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आ गया है, क्वासी ओरकर। क्वासी ओरकर, प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वासी ओरकर रोग हो जाता है, ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो जल में घुलनशील 2 विटामिन होती हैं, विटामिन बी और सी। BC आप याद कर सकते हैं। और वसा में घुलनशील विटामिन है A, D, E और K। विटामिन ए की कमी से देख चुके हैं रतौंधी रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट को क्या है? मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है? तो बेरी रोग हो जाता है। विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? ये किलोसिस होता है। किलोसिस में क्या होता है? होंठ और मुंह के जो कोण होते हैं उनको फट जाते हैं, ठीक है। किलोसिस, याद रखिए किलोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये विटामिन B2 की कमी से किलोसिस होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, ठीक है। विटामिन सी का हम देख चुके हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी की कमी से होने वाली जो बीमारी होती है उसे स्कर्वी कहते हैं। और यहाँ एक क्वेश्चन और, किस रोग को नाविक रोग कहते हैं? तो याद रखिएगा स्कर्वी को हम नाविक रोग भी कहते हैं। सूखा रोधी विटामिन यानी कि किसी कमी से होता है, विटामिन डी कमी से होता है। बंध्यता रोधी विटामिन, बंध्यता रोधी विटामिन की बात करें तो ये विटामिन ई होता है। विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, कॉड लीवर ऑयल में पाया जाता है, ठीक है। प्रति रक्त स्त्रावी विटामिन कौन सी है? तो ये विटामिन के होती है। विटामिन के मुख्य स्रोत होते हैं पालक, पत्ता गोभी, गाजर, अल्फा, ठीक है। विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन ए सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पाया जाता है वो गाजर में पाया जाता है। गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। हार्मोनल विटामिन कौन सा है? हार्मोनल। विटामिन डी को हार्मोनल विटामिन भी कहा जाता है। समुद्री शैवाल, जिसे समुद्री खरपतवार के नाम से भी जाना जाता है,
इसका महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो आयोडीन है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है ये कि चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन B1, और B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन होता है। प्रोटोजोआ के द्वारा उत्पन्न होने वाले कौन कौन से रोग हैं? तो मलेरिया हो गया, पायरिया हो गया, जो दांतों में जो पायरिया रोग हो जाता है वही प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। काला जार हो गया, पेचिस जो हो जाता है, और निद्रा रोग है, ये प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं। मलेरिया परजीवी की खोज किसने की थी? मलेरिया पैरासाइट की खोज किसने की थी? तो ये की थी रोनाल्ड रॉस ने की थी। ठीक है, डेंगू रोग का वाहक है ये एडिज मच्छर होता है। मलेरिया रोग का वाहक होता है मादा एनफ्लूएंजा मच्छर होता है। ठीक है, मलेरिया रोग के उपचार के लिए कुनैन दवा कहाँ से प्राप्त की जाती है? तो ये सिनकोना की छाल से प्राप्त की जाती है। ठीक है, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। ठीक है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। ठीक ठीक है, चलिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए देखिए, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा हो जाता है। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन किन बीमारियों में होता है? डीपीटी एक वैक्सीन है। ठीक है, डी का मतलब डिप्थीरिया है, पी का मतलब पर्टूसिस या इसको काली खांसी कहते हैं, और टी फॉर टिटनेस। ठीक है, ओके। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आ गया, बीसीजी का टीका लगाया जाता है, तो ये 6 रोग के टीबी के लिए लगाया जाता है। कौन सा टीका? बीसीजी का। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? ये 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। ठीक है, स्वच्छता के 2 रूप होते हैं, एक हो सकती है व्यक्तिगत स्वच्छता, एक होती है सार्वजनिक स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता क्या होती है समझिए जरा। एक होती है व्यक्तिगत स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता में प्रतिदिन स्नान करना, नियमित रूप से नाखून एवं बाल काटना, भोजन से पहले एवं भोजन के बाद हाथ धुलना, शौचालय के बाद हाथ धुलना, ये सारी व्यक्तिगत स्वच्छता के पार्ट हैं। ठीक, फिर आ गया सार्वजनिक स्वच्छता। आसपास की सफाई, गलियों सड़कों की सफाई, नदियों तालाबों व जलाशयों की साफ सफाई, पार्कों तथा विद्यालयों में वृक्षारोपण करना, ये सार्वजनिक स्वच्छता के पार्ट हो जाएंगे। विश्व हाथ धुलाई दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को विश्व हाथ धुलाई दिवस मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 19 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय राजमार्ग देख लेते हैं ज़रा। तो बस कुछ ही चीज़ याद रखनी, याद रखिएगा बस। जैसे कि इंपॉर्टेंट है नेशनल NH1 के बारे में याद रखिएगा। दिल्ली, अम्बाला, जालंधर, अमृतसर, और पाक बॉर्डर तक आप ऐसे याद रखिए। दिल्ली से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दिल्ली से अमृतसर जाने के लिए NH1। ठीक, NH2 की बात की जाए तो NH2 में याद रखिएगा दिल्ली, मथुरा, आगरा। दिल्ली से आप जाएंगे, दिल्ली के बाद मथुरा, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, और मोहानिया और कोलकाता। तो इतना सीधा। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि NH2। तो याद रखिए NH2 जो है, जैसे कि NH2 के लिए कहानी ये होती है, जैसे कि यहाँ पर मतलब मेन दिल्ली है। ठीक है, यहाँ पर दिल्ली हो गई, दिल्ली के बाद यहाँ पर ऐसे कोलकाता है, यहाँ पर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, यहाँ पर आपका नीचे मान लो यहाँ पर चेन्नई हो जाएगा। ऐसे कहानी ये बन जाती हैं। ठीक है, ये कहानी ऐसे बनती हैं। ठीक, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक, और ऊपर यहाँ पर अमृतसर इसके ऊपर चला जाता है लाइन। तो दिल्ली से यहाँ तक जाने की, या इस लाइन रास्ते में अगर जाएंगे, यहाँ पर कोलकाता है। ठीक है, यहाँ कोलकाता है, यहाँ पर आपका महाराष्ट्र हो गया। तो दिल्ली से कोलकाता जाने के लिए NH2 का यूज किया जाएगा। ठीक, NH3। इस तरह NH3 के लिए आगरा, ग्वालियर, देवास, मुंबई, ये NH3 को। NH4 का देख लेते हैं, थाने, पुणे, बंगलुरु, चेन्नई। यानी कि थाने आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, यानी कह सकते हैं जो NH4 है वो महाराष्ट्र से लेकर के चेन्नई तक NH4 हो जाएगा। NH5 की बात करें तो कोलकाता से चेन्नई, ये आपका NH5 हो जाएगा। कोलकाता से चेन्नई, यानी बताया था ना 4 चीज़ें, इसे स्वर्णिम चतुर्भुज गलियारा भी कह देते हैं ऐसे करके। यहाँ में दिल्ली बताया है, यहाँ पर हमने क्या बताया है आपका महाराष्ट्र बता दिया है, यहाँ पर चेन्नई बताया है, यहाँ पर कोलकाता बताया है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए NH2 का प्रयोग कर लीजिए। ठीक है, NH2 का प्रयोग कर लीजिए। ठीक, अगर आप जो है कोलकाता से चेन्नई जाना चाहते हैं, ये तो इसके लिए आप NH5 का यूज कर लीजिए। NH5 का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से जाना चाहते हैं, मतलब महाराष्ट्र से आप चेन्नई जाना चाहते हैं,
तो उसके लिए आपको NH4 का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। लेकिन अगर दिल्ली से अगर आप इस तरफ जाना चाहते हैं, गुजरात की तरफ जाना चाहते हैं, यानी कि बोल सकते हैं पूरा महाराष्ट्र तक जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको NH8 का प्रयोग करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, ये वाला आपका अगर हम ऐसे समझें, चतुर्भुज की अगर समझने की कोशिश करें ऐसे करके पूरा अगर हम एरिया, तो इसके लिए ये वाला 2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, और ये कोलकाता से चेन्नई ये आपका 5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। इतनी बात आप समझ गए ना। इसके बाद ये वाला 4 हो जाएगा, यानी 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और यहाँ पर ये 8 ये वाला, और ये वाला 5। ठीक, चलिए। इसके बाद सबसे बड़ा जो अब आपका नेशनल हाईवे हो चुका है उसका नाम NH44, जो सीधे सीधे पूरा श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक चला जाता है, NH44। इसके अलावा आपको कोई भी याद नहीं रखना, सब कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट और है, वो है NH47A। NH47A याद रखिएगा, ये है बिलिंगटन आइलैंड। सबसे पहले एग्जाम पूछा जाता है कि किस पर बना हुआ है, तो याद रखिएगा बिलिंगटन आइलैंड पर बना हुआ है NH47A। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं रेलवेज ट्रांसपोर्ट। भारतीय रेल एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत 16 अप्रैल सन 1853 में मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर के बीच प्रारंभ की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। 34 किलोमीटर कब स्टार्ट की गई थी, 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1905 में हुई थी। ठीक है, और हाँ एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1950 में किया गया था। ठीक है, गुजरात के बड़ोदरा में रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा वित्त वर्ष 2018-19 में किया गया है। ठीक है, वर्तमान में कुल 18 रेलवे जोन हैं। ठीक, ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग है। इसकी लंबाई 9,438 किलोमीटर है। यह लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक तक जाती है। ठीक है, लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक तक जाती है। ठीक है, दक्कन क्वीन बिजली से चलने वाली पहली रेलगाड़ी है। प्रथम बार राजधानी एक्सप्रेस 1 मार्च 1969 को दिल्ली से हावड़ा के बीच चली थी। ठीक है, विवेक एक्सप्रेस भारतीय रेल की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है, 4,286 किलोमीटर। 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हुई थी। 25 दिसंबर 2002 को दिल्ली मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हुई थी। 8 जून 2014 को मुंबई मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हुई थी। और भारत में बड़ोदरा गुजरात में पहला रेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। ठीक है, याद रखिएगा 1984 में कोलकाता मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हुई थी, 1984 में सबसे पहले। ठीक, अब हम जरा बात कर लेते हैं रेलवे जोन और उनके मुख्यालय की बात कर लेते हैं। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में है, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई CST में है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली में है, मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है, और पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। ठीक है, और दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है इलाहाबाद। ठीक है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का है बिलासपुर, ईस्ट कोस्ट रेलवे का है भुवनेश्वर, पूर्व मध्य रेलवे का है हाजीपुर, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का है मालीगांव गुवाहाटी। कोलकाता मेट्रो का है कोलकाता, और दक्षिण तटीय रेलवे का है विशाखापत्तनम। ये है नवीनतम जोन। दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापत्तनम नवीनतम जोन है। ठीक है, देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दमदम कोलकाता में है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है।
और बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद। गोपीनाथ बारदौली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह कोझिकोड में। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर। ठीक है। दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा। कैंपोगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। अब बात करते हैं जल परिवहन की। जल परिवहन यातायात का सबसे सस्ता साधन है। पहला फैक्ट, देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई। ठीक है। देश का कृत्रिम तथा प्राचीन बंदरगाह चेन्नई। देश का सबसे गहरा बंदरगाह माना जाता है विशाखापत्तनम। इसका पोतासा बहुत ही गहरा है। ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग कहाँ से कहाँ तक? तो नेशनल हाईवे राष्ट्रीय जलमार्ग 1 इलाहाबाद से हल्दिया, लंबाई इसकी है 1620 किलोमीटर। ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है सदिया से धुबरी 891 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 है कोल्लम से कोट्टापुरम 205 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 है काकीनाडा से मरकानम 1095 किलोमीटर। ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 है तलचर से धमरा 623 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग 6 है लखीमपुर भांगा से 121। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देश के प्रमुख बंदरगाह देख लेते हैं। कोलकाता पश्चिम बंगाल, चेन्नई तमिलनाडु, कोचीन केरल, एन्नूर तमिलनाडु और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई महाराष्ट्र। दीनदयाल कांडला गुजरात। दीनदयाल कांडला बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह भी कहा जाता है गुजरात। मर्मुगांव गोवा। मुंबई महाराष्ट्र। न्यू मंगलुरु कर्नाटक। पारादीप उड़ीसा। तूतीकोरिन तमिलनाडु। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार। ठीक है। पेट्रो रसायन के लिए प्रसिद्ध बंदरगाह हल्दिया हुगली नदी के तट पर स्थित है। ठीक। भारत में ज्वारीय बंदरगाहों के उदाहरण हैं कांडला, डायमंड हार्बर। ये दोनों के दोनों ही जो हैं ज्वारीय बंदरगाहों के उदाहरण हैं। ठीक। डायमंड हार्बर और कांडला। ठीक है। किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल के नाम पर रखा गया है? कांडला गुजरात। भारत का सबसे बड़ा लंबा सड़क पुल है भूपेन हजारिका पुल या ढोला सादिया पुल 9.15 किलोमीटर। ठीक है। भूपेन हजारिका पुल निर्मित किया गया है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित पर। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग चेनानी नासरी सुरंग 9 किलोमीटर। ठीक है। कौन सी भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है? चेनानी नासरी सुरंग 9 किलोमीटर। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है गोरखपुर। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस 4286 किलोमीटर। भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन थी गतिमान। ठीक है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? यह पीर पंजाल रेल सुरंग है 11.215 किलोमीटर। पीर पंजाल रेल सुरंग भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है पीर पंजाल रेल सुरंग। भारत की सबसे ऊंची सड़क है लेह मनाली सड़क। भारत की पहली बिना इंजन की ट्रेन 18 वंदे भारत एक्सप्रेस। ट्रेन 18 कहाँ से कहाँ तक चलती है वाराणसी से लेकर के नई दिल्ली तक। ठीक। अब बात करेंगे कुछ पादप हार्मोन जिसे प्लांट हार्मोन भी कहा जाता है। तो पहले बात करेंगे ऑक्सिन की बात कर लेते हैं। ऑक्सिन कोशिकाओं में दीर्घाकरण बिना निषेचन के फल निर्माण में खरपतवार को नष्ट करने में सहायक है। ऑक्सिन जिबरेलिन पौधे की लंबाई में वृद्धि कर देती है और
ठीक है, ठीक है। और अनिषेक फलन बीजों के अंकुरण को प्रेरित भी कर देता है। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन अथवा फाइटोकाइनिन, ठीक है, ये कोशिका विभाजन में सहायक होता है, ठीक है। चलिए, एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल की अगर हम बात करें, पत्तियों का विलगन, वाष्पोत्सर्जन का नियंत्रण, आलू में कंद बनना, ये एब्सिसिक अम्ल की वजह से होता है। एथिलीन की बात कर लेते हैं, यह कच्चे फलों जैसे केला, आम, अंगूर आदि को शीघ्र पकाने में सहायता करता है। फ्लोरीजेन, फ्लोरीजेन की बात करें तो फूल खिलाने में मदद करना, फूल खिलाने में जो मदद करता है वो है फ्लोरीजेन, ठीक है। चलिए, वृद्धिवर्धक, जिसे हम कहते हैं ग्रोथ प्रोमोटर्स हार्मोन है ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन। वृद्धिरोधक हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन, ठीक। एथिलीन भी एक हार्मोन, याद रखिएगा। 2,4-D क्या है, एक खरपतवार नाशी है, इसे ऑक्सिन हार्मोन भी कहते हैं, ठीक। कौन सा हार्मोन शीर्षस्थ प्रभाविता को समाप्त करता है, एपिकल डोमिनेंस, ये है भैया ऑक्सिन, ठीक है। हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था स्टारलिंग ने 1906 में किया था, ठीक। प्राकृतिक ऑक्सिन हार्मोन है, यह इंडोल एसिटिक अम्ल और इंडोल ब्यूटायरिक अम्ल, जिसे कहते हैं प्राकृतिक ऑक्सिन हार्मोन, इंडोल एसिटिक अम्ल, इंडोल ब्यूटायरिक अम्ल। साइटोकाइनिन का उदाहरण है काइनेटिन और जिएटिन। बिना निषेचन के फल का निर्माण होना कहलाता है अनिषेक फलन। अनिषेक फलन के उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे कि संतरा हो गया, नींबू, अंगूर और केला। कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है इथेफोन, इम्पोर्टेंट है इथेफोन, याद रखिएगा। 2-क्लोरोएथिल फास्फोरिक एसिड, 2-क्लोरोएथिल फास्फोरिक एसिड को इथेफोन कहा जाता है, ठीक। एथिलीन भी है लेकिन ये भी ठीक है। प्रमुख नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु, क्लास्ट्रीडियम, क्लास्ट्रीडियम का काम क्या होता है, अब देख समझिएगा, अवायवीय, मुक्तजीवी व मृदोत्पन्न। एजोटोबैक्टर वायवीय, मुक्तजीवी, मृतोपजीवी व मृदोत्पन्न, ठीक। मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्लास्ट्रीडियम क्या है, क्लास्ट्रीडियम होता है अवायवी होता है, एजोटोबैक्टर वायवी होता है, राइजोबियम ये सहजीवी होता है, ठीक है, ये मृतोपजीवी होता है, मृदोत्पन्न होता है, ठीक। फिर आ गया क्लेब्सिएला, क्लेब्सिएला में क्या होता है, ये सहजीवी होता है, मृतोपजीवी होता है और वायु उत्पन्न होता है। ये ऊपर के सभी मृदु उत्पन्न थे, मृदा से उत्पन्न होते थे, ये वायु उत्पन्न होता है, कौन, क्लेब्सिएला, ठीक है। क्लोरोबियम ये अवायवी होता है, आत्मपोषी होता है, वो मुक्तजीवी भी होता है। और रोडोस्पाइरिलम ये अवायवी होता है, आत्मपोषी होता है, मुक्तजीवी होता है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन स्थिरीकारक नीले हरे शैवाल, ऐसे नीले हरे शैवाल जो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है। नोस्टॉक, एनाबिना, ऑलोसिरा, ग्लियोट्राइकिया, कैलोथ्रिक्स, रिवुलेरिया। एक बार फिर से, नोस्टॉक, एनाबिना, ऑलोसिरा, ग्लियोट्राइकिया, कैलोथ्रिक्स, रिवेलुएरिया। चलिए, आज के लिए इतना बहुत है, इसके आगे नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आपको बहुत चीज़ें करा दी गई हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हो चुकी हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसके बाद आगे जो हम वीडियो लेकर के आने वाले हैं वो चाइल्ड डेवलपमेंट का वीडियो लेकर के आने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और चाइल्ड डेवलपमेंट का आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा यूपी टेट से पहले, जिसको आप देख सकते हैं।